नमस्कार दोस्तों, आपके हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज हम उसी श्रृंखला में आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। कल किसी कारणवश क्वेश्चन नहीं लेके आए, तो ओके दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसमें हमने विशिष्ट सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन डाले हैं जो कि आपको एग्जाम में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण रोल रखेंगे। ओके दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो इस टेस्ट सीरीज का दोस्तों यही पहला क्वेश्चन यही है कि स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन किसका दोस्तों स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी। तो स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी। चार ऑप्शन दिए गए, ए 1876, 1924, 1909 और 1927। तो आपको पता होगा कि चारों ऑप्शन पे ही यानी कि लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। तो स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना दोस्तों कब की गई थी। तो 1909 में स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। 1876 में दोस्तों एएलए की स्थापना की गई थी मेलविन डेवी के द्वारा। 1924 में एस लिब की गई थी। और 1927 में दोस्तों किसकी की गई थी, इफला की। तो दोस्तों इस प्रकार आपको सब ध्यान रखना है। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस संघ का नाम यानी कि बनने के बाद चेंज कर दिया गया था और किस संघ का नाम चेंज नहीं हुआ। जैसे कि चार ऑप्शन दे देते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन बना के देता हूं दोस्तों। जैसे कि चार ऑप्शन दे दिए, पहले ऑप्शन में एएलए है, दूसरे में एलए है, तीसरे में एसएलए है और चौथे में जैसे दे दिया कि इफला। तो इस क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेगा कि किस संघ का नाम उसके बनने के बाद चेंज हुआ है। तो दोस्तों आपको पता है कि एएलए का नहीं हुआ, एलए का भी नहीं हुआ, एसएलए का भी नहीं हुआ, किसका हुआ दोस्तों, इफला का। तो इस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों यूजीसी नेट की। लेकिन कोई क्वेश्चन एग्जामिनर डाल दे तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को क्या रखना है दोस्तों, ध्यान में रखना है। जैसे कि फीड का नाम चेंज हुआ है, जैसे यूनेस्को का पूछ ले, या और बहुत सारे संघ हैं, एस लिब का पूछ ले, किसी भी प्रकार का दोस्तों आपको संघ का यानी कि उसका नाम का आपको ध्यान रखना कि कौन से संघ का चेंज हुआ है और कौन से संघ का चेंज नहीं हुआ है। ओके दोस्तों इसकी विशिष्ट सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विशिष्ट सॉल्यूशन इस प्रकार है इस क्वेश्चन का कि स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 1909 में की गई थी। आपको पता चलेगा कब की गई थी, 1909 में। और जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जॉन कॉटन डाना। कौन थे, तो एसएलए के प्रथम अध्यक्ष थे जॉन कॉटन डाना। जॉन कॉटन डाना का पुस्तकालय में एक क्षेत्र में और एक महत्वपूर्ण बड़ा योगदान है, आपको ध्यान रखना है। जॉन कॉटन डाना ही क्या करते हैं दोस्तों, निवारक पत्ती बनाते हैं। क्या दोस्तों, निवारक पत्ती बनाते हैं। जो कि निवारक पत्ती दोस्तों किससे है, पुस्तकों के आदान प्रदान से संबंधित है। अब दोस्तों कई का कंफ्यूज होता है कि ये सिर्फ पत्रिका से है, तो ये पत्रिका से नहीं है, पुस्तकों के आदान प्रदान से। निवारक और ब्राउन ने यानी कि निवारक और ब्राउन जो पद्धति है वो तो क्या है, पुस्तकों के आदान प्रदान से संबंधित है। और जो त्रिपत्रक यानी कि जो त्रिपत्रक और कार्डेक्स पद्धति है, जो त्रिपत्रक ये 3 यूनिट में दोस्तों जो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन के बोर्ड पर बताई जाएंगी लॉकडाउन के बाद। जो निवारक और ब्राउन पत्ती है वो तो है पुस्तकों के आदान प्रदान से, और जो त्रिपत्रक और जो कार्डेक्स पत्ती है वो है पत्रिका के प्रबंधन से, पत्रिका प्रबंधन से। यह आपको ध्यान रखना है, पीरियडिकल से है और ये है बुक यानी कि पुस्तकों से। अब हम थोड़ी सी इसकी बात ही कर रहे हैं तो यानी कि बात कर लेते हैं जो जॉन कॉटन डाना है। जॉन कॉटन डाना के द्वारा ये निवारक पत्ती बनाई गई थी। निवारक पत्ती कब बनाई गई थी, तो 1900 में। कब बनाई गई, इसकी सन आपको खास ध्यान रखना है। 1900 में बनाई गई थी न्यू जर्सी शहर में। कब बनाई गई थी, तो न्यू जर्सी शहर में बनाई गई थी दोस्तों। और 1900 में बनाई गई थी, जिसमें कुल कितने पत्रक होते थे, तो कुल 2 पत्रक। ये एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में जो पूछी गई है उन चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है। 2 पत्रक होते थे जिनकी कुल साइज होती थी 12.5 गुणा 7.5। तो दोस्तों हमने निवारक पत्ती की लगभग बातें कर ली हैं। और दोस्तों ये कहाँ पे बनाई गई थी, अमेरिका में। और दोस्तों इसका आपको पता भी होगा कि मुख्यालय कहाँ पे है, वॉशिंगटन है, अमेरिका, यूएस से। तो ओके दोस्तों आपका ये क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन का डाउट क्लियर करने की कोशिश करते हैं और जल्द से जल्द लाइव आने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अभी चैनल पे लाइव स्ट्रीमिंग चालू नहीं हुई है, लाइव स्ट्रीमिंग की जो शर्तें हमने बहुत जल्दी पार कर ली हैं दोस्तों। तो और दोस्तों यदि कोई किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि इसी प्रकार कंटिन्यू डेली हमारे वीडियो आते रहते हैं जिनका आपको यानी कि फ़ायदा मिले दोस्तों। हो हम तो आपके लिए यानी कि निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। इसके बाद में अगले दोस्तों ये कॉन्टैक्ट नंबर और चैनल का नाम दिया गया है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो इस प्रकार है कि आईएलए की आजीवन सदस्यता लेने के लिए कितने रुपये की फीस रखी गई है। तो आईएलए की जो दोस्तों
आजीवन सदस्यता है उसके लिए एक फ़ीस निर्धारित की गई है। अब बहुत सारे स्टूडेंट का तो ये कन्फ्यूज होगा कि उसकी भी सदस्यता ली जाती है क्या? हाँ दोस्तों, उसकी भी एक सदस्यता ली जाती है। तो इसकी कितनी फ़ीस रखी गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में 1500, 2000, 1250 और 2100। तो दोस्तों इसकी जो फीस होती है वो 1500 रुपये निर्धारित की गई है। कितनी? 1500 रुपये निर्धारित की गई है। अब हम दोस्तों जो कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको ध्यान कर लेते हैं, जैसे कि इसकी विशिष्ट सॉल्यूशन में आ जाएंगी कंप्लीट जानकारी। तो विशिष्ट सॉल्यूशन इस प्रकार है कि आईएलए की आजीवन सदस्यता लेने के लिए रुपये 1500 की फीस लगती है और सबसे पहले आजीवन सदस्यता लेने वाले डॉक्टर एस आर रंगनाथन थे। तो ये आपको बात पूछी जा सकती है एग्जाम में। अब एक छोटी सी बात और ऐड कर लेते हैं यहाँ से कि आईएलए इफ्ला का सदस्य कब बना? तो 1957 में। कब बना था? तो 1957 में बना था। इसकी दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। इसकी पहली जो प्रकाशन हुआ था वो 1942। कब हुआ था आईएलए का? 1942 में लाइब्रेरी बुलेटिन। लाइब्रेरी बुलेटिन दोस्तों एक छोटी सी बातें होती हैं जो आपको खास करके ट्रिक से याद रखनी होती है। जिसके आगे भी बुलेटिन लग जाए वो हमेशा त्रैमासिक होगी। क्या होगी दोस्तों? त्रैमासिक होगी। लगभग बार त्रैमासिक होती है कि जिसके आगे बुलेटिन लग जाए। आईएलए की दोस्तों बहुत जानकारियां हैं जिसको हम यानी कि एक छोटे से मैटर के साथ उपलब्ध करा रहे हैं आपको कि आईएलए की स्थापना कब की गई थी, यानी कि 13 सितंबर 1933 को की गई थी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो एमओ थॉमस कौन थे? एमओ थॉमस थे। प्रथम सचिव के एम अब्दुल्ला खां थे। के एम अब्दुल्ला खां का उस समय राष्ट्रीय पुस्तकालय से भी संबंध था। राष्ट्रीय पुस्तकालय में भी वो क्या रहे हैं? अध्यक्ष रहे हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आईएलए के बनाने में 6-7 व्यक्तियों की बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, जिसको एग्जाम में 29 दिसंबर के एग्जाम में पूछा भी गया था कि एमओ थॉमस और यानी कि एस सी वुलर का संबंध किससे है, तो उस प्रकार पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो इस प्रकार है कि वैज्ञानिक प्रबंधन का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो वैज्ञानिक प्रबंधन यहाँ पे दोस्तों आपको शब्द करना है। क्या करना है दोस्तों? शब्द करना है कि वैज्ञानिक प्रबंधन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फ्योल, लुइस बर्डीन और एल उर्विक। दोस्तों चारों ही पता है कि आपको मैनेजमेंट से संबंधित हैं। क्या है? चारों ही क्या है? मैनेजमेंट से संबंधित हैं। तो दोस्तों सर्वप्रथम वैज्ञानिक प्रबंधन का शब्द का प्रयोग लुइस बर्डीन, या दोस्तों इसको बर्डीच भी लिखते हैं कई, यानी कि बर्डीच जैसे भी लिखा जाता है इसको, तो आपको ध्यान रखना है। क्या लिखते हैं दोस्तों? बर्डीच भी लिखते हैं। लुइस बर्डीच या बर्डीन के द्वारा सर्वप्रथम वैज्ञानिक प्रबंधन का शब्द का प्रयोग किया गया था। हम थोड़ी इसकी विशिष्ट सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं और जो आपका कन्फ्यूज है वो विशिष्ट सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। तो इस प्रकार है कि सॉल्यूशन वैज्ञानिक प्रबंधन सर्वप्रथम प्रयोग तो लुइस बर्डीन के द्वारा सन 1910 में किया गया था। यह आपको सन याद रखनी है 1910 में। और वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक यानी कि साइंटिफिक फादर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन हो जाएगा? एफ.डब्ल्यू. टेलर। अब एफ.डब्ल्यू. टेलर किस लिए आया कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने 1910 के बाद, यानी कि दोस्तों वैसे तो 1990 के समथिंग ही 1890 के समथिंग दोस्तों एफ.डब्ल्यू. टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन पर जोर देना शुरू कर दिया था। और 1905 में, कब दोस्तों? 1905 में क्या है? द शॉप मैनेजमेंट नाम की पुस्तक भी लिख डाली थी। किसने? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। उसके बाद दोस्तों विशिष्ट सॉल्यूशन के साथ और 1911 में यानी कि पहली बार पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। इसलिए एफ.डब्ल्यू. टेलर को क्या कहा जाता है दोस्तों? वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है। ये दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है कि किस पुस्तक के कारण कहा जाता है या किसने किसको कहा था। तो इस प्रकार के आपको एक स्टूडेंट का कमेंट आया कि सर आप सारी वीडियो परिभाषाओं पे बनाओ। तो दोस्तों आपकी जो भी क्यूरी है आपको यानी कि धीरे धीरे समय के साथ आपकी जो भी क्यूरी हैं आपको सोल्व कर दी जाएंगी। आप दोस्तों कमेंट डाल दिया करो कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाएं। बहुत सारे स्टूडेंटों का कमेंट भी आता है कि सर 3 यूनिट से बनाओ। तो आज हमने 3 यूनिट से बहुत क्वेश्चन लिया, जैसे जॉन को टंडाना का संबंध डाल दिया, वैज्ञानिक प्रबंधन का डाल दिया। तो इस प्रकार आपके जो क्वेश्चन है वो आपके क्लियर होते जाएंगे। द शॉप मैनेजमेंट आपकी जो पुस्तक है वो है द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 है। एक आपको छोटी सी बात याद रखनी है, कार्यात्मक सिद्धांत। जो कार्यात्मक सिद्धांत है वो भी एफ.डब्ल्यू. टेलर का ही है, जिसमें एफ.डब्ल्यू. टेलर ने एक बहुत अच्छी तरीके से मैनेजमेंट को बताया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो इस प्रकार है कि दोस्तों आपके हर क्वेश्चन में डाउट होंगे लेकिन वो विशिष्ट सॉल्यूशन के साथ दूर हो जाएंगे। इसमें क्या है कि यूजीसी के सहयोग से किस कमेटी, तो दोस्तों आप एक कमेटी कर लेना है सही, यानी कि गठन या आयोग भी कर सकते हो कमेटी की। महाविद्यालय के लिए 200 रुपये शिक्षक और 15 रुपये प्रति विद्यार्थी क्षेत्र की अनुशंसा करता है। अब दोस्तों आप भी कहोगे कि इस ऑप्शन में दिए गए के अनुसार 2 करते हैं, तो आपको हर ऑप्शन का आपको डाउट क्लियर किया जाएगा।
तो इसका जो यूजीसी के द्वारा जो किस कमेटी का गठन किया गया था, जिसने प्रति विद्यालय में जो शिक्षक होते हैं उनके लिए 200 और जो छात्र होते हैं उनके लिए 15 रुपये का प्रावधान किया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, यूजीसी की रिव्यू कमेटी, विश्वविद्यालय आयोग, कोठारी आयोग और माध्यमिक शिक्षा आयोग। चारों ही दोस्तों जो ऑप्शन में दिए गए हैं महत्वपूर्ण आयोग हैं। इनसे लगभग बार यानी कि 90% क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों इसकी हम चारों आयोग की बात करते हैं। आप वीडियो दोस्तों ध्यान से देखा करो, क्योंकि दोस्तों जो लिखने से ज़्यादा यानी कि मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं ताकि आप नोटबुक में ऐड कर सको। तो बात करते हैं कि इस प्रकार है कि जो यूजीसी के द्वारा की गई थी सहयोग से, वो तो थी यूजीसी की रिव्यू कमेटी। क्या थी? यूजीसी की रिव्यू कमेटी थी, जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी। अब दोस्तों आप बोलोगे कि 200 रुपये 15 रुपये और भी एक आयोग ने दिए हैं, तो आपको क्या करना है कि आप ऐसे बोल सकते हो कि विश्वविद्यालय आयोग भी तो देता है कि 200 रुपये और 15 रुपये। तो 200 रुपये और 15 रुपये देने का क्या है कि उसने यूजीसी के द्वारा स्थापना नहीं की गई थी, उसको ध्यान रखना। आप यदि कि क्वेश्चन को जल्दबाजी में करोगे तो गलत हो जाएगा। आप ऐसे देखोगे 200 रुपये 15 रुपये तो कर दो भाई विश्वविद्यालय आयोग, या तो यहाँ पे दूसरा आयोग आपको एक नाम और मिल जाएगा कि भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग या सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयोग, तो जल्दी से कर दो। ये नहीं है, आपको देखना है कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया है। इस क्वेश्चन में ये डाउट है कि यूजीसी दे रखा है, तो यूजीसी की रिव्यू कमेटी है दोस्तों 1957 में, जिसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर एस आर रंगनाथन थे। विश्वविद्यालय आयोग या उच्चतर शिक्षा आयोग या सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयोग 1948 है, वो भी 200 रुपये 15 रुपये देने की वकालत करता है। कोठारी आयोग है, तो जो कोठारी आयोग है 1964, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 1964 में है। इसकी आपको खास बातें याद रखनी है कि ये 6 से 10% यानी कि कुल बजट के 6 से 10% देने की वकालत करता है। और इसके साथ साथ ही इसकी एक बात याद रखनी है कि ये प्रत्येक यानी कि जो विश्वविद्यालय में शिक्षक होते हैं उनके लिए 300 रुपये और छात्र के लिए 25 रुपये की वकालतें करता है। ये ध्यान रखना है आपको खास करके। माध्यमिक शिक्षा आयोग आपको पता होगा कि मुदालियर आयोग के नाम से जानते हैं, 1952 में बना था और यानी कि सितंबर 1953 में अपनी रिपोर्ट पेश करता है 240 पन्नों की, जो क्या है दोस्तों पुस्तकालय विकास की अनुशंसा करता है। 4 आयोग हैं दोस्तों, इतनी बातें आपको कंप्लीट बता दी गई हैं, आप नोट्स बना सकते हैं अच्छे तरीके से। इसके बाद में नेक्स्ट जो जिसके दोस्तों हमने बात भी कर चुके हैं, लेकिन थोड़ी बात और कर लेते हैं। यूजीसी द्वारा डॉक्टर एस आर रंगनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करता है और ये कमेटी शिक्षा के कुल बजट में पुस्तकालय के प्रति छात्र 15 और वह प्रति अध्यापक 200 रुपये देने का प्रावधान करती है। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, ये आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। किसी भी आयोग बना हो या दोस्तों पंचवर्षीय योजना बनी हो या कोई संघ बना हो, तो उसका मुख्य उद्देश्य जरूर होता है। जैसे कि ट्रिपल आलप का मुख्य उद्देश्य क्या है कि सार्वजनिक पुस्तकालय का विकास करना, उनके अनुदान देना, उनको यानी कि बहुत अच्छे तरीके से संचालन करना, ये सारे क्या हैं दोस्तों सार्वजनिक पुस्तकालय के उद्देश्य। तो कोई भी यानी कि संघ बनता है तो उसके जो मुख्य उद्देश्य जरूर होते हैं कि किस प्रकार यानी कि देश को विकसित किया जाए, तो उस उद्देश्य के आपको मुख्य उद्देश्य सारों के याद रखने हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि पुस्तकालय को विकास करना और विकास पर अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करना। तो दोस्तों आपका ये कंप्लीट हो गया होगा, और यदि किसी प्रकार का डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वो इस प्रकार है कि डीडीसी के एडिशन में सबसे ज़्यादा प्रकाशन किसके द्वारा किए गए थे। तो सबसे ज़्यादा डीडीसी के जो 23 संस्करण प्रकाशित हुए थे, कुल कितने प्रकाशित हुए थे? 23 संस्करण प्रकाशित हुए थे। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रकाशन किसके द्वारा किए गए थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बेंजामिन ए क्लस्टर, जे मिशेल या मिशेल नाम का व्यक्ति था, ई मेम शेम्योर, यहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ा करेक्शन कर लेना है, और मेलविन डेवी। दोस्तों ये नाम ही ऐसे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर हमारे ये नाम याद नहीं होते, तो आपको इनको लिख लिख के याद करना है, हो जाएंगे। तो इसका सबसे ज़्यादा प्रकाशन किसने किया था उसकी बात कर लेते हैं, और उसके बाद सभी की एक बार ज़रूर बात करेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा प्रकाशन है वो ई मेम शेम्योर के द्वारा किए गए थे, 4th से लेकर 10 तक, इनके 4थे संस्करण से लेकर 10वें संस्करण तक ई मेम शेम्योर के द्वारा प्रकाशन किए गए थे। और इसके बाद थोड़ा विशिष्ट सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, तो वो इस प्रकार है कि सभी की बात करेंगे ताकि आपका डाउट है वो पहले क्लियर हो। तो जो दोस्तों डीडीसी के संस्करण आए थे वो इस प्रकार थे कि पहला संस्करण 76 में था, दूसरा 85 में था, तीसरा 91 में था, चौथा 94 में था, 99 में था, उसके बाद में 11 में, 13 में, 15 में, 19 के बाद 22 में, 27 में, 32 में, इतने तो आप लिख सकते हो। 32 के बाद दोस्तों कौन सा था? 32 के बाद दोस्तों 42 था, 42 के बाद दोस्तों 51 और 52 में, रीप्रिंट 15 दोस्तों 52 में समथिंग है। इसके बाद में 52 के बाद 58, 65, 71, क्या दोस्तों 65, 71, 79, 89 दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आप याद रखते हो 96, 2003 और 2011,
ये क्या है दोस्तों, डीडीसी के सारे संस्करण हैं, 23 संस्करण। अब हम दोस्तों इसकी थोड़ी विशिष्ट सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। मैंने 23 संस्करण आपको बता दिए हैं। अब दोस्तों 23 संस्करण के बाद किस संस्करण के कौन से प्रकाशित थे, तो पहले का नाम लेखक, पहले कौन था, नाम लेखक। दूसरे और तीसरे का कौन था, तो मेलविन डेवी। ये याद रखना दोस्तों, आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इनके नाम याद रखने की, संस्करण का नाम क्या था वो भी है दोस्तों। तो दूसरे और तीसरे के क्या था दोस्तों, एक वीडियो में, यानी वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर कोई बात नहीं, आप सारी जानकारी दिया करो, वीडियो का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद दूसरे और तीसरे का कौन था, तो मेलविन डेवी। उसके बाद हम बात करेंगे 4 से लेकर 10 तक कौन था, तो आपको बता दिया गया कौन था, ई.एम. शेम्योर। इसके बाद में अगले हम बात करें तो 11 से लेकर 13 कौन था, तो वो कौन था दोस्तों, फर्ग्यूसन। कौन सा दोस्तों, नहीं फेल्यूज था, फेल्यूज, जोनेज डेरेक्स फेल्यूज, जोनेज डेरेक्स फेल्यूज नाम का था। उसके बाद 14वें संस्करण का कौन था, तो क्रिस्टियानो मैकेंजी। उसके बाद में दोस्तों जो 15वें संस्करण की बात करें तो उसमें कौन था, तो उसकी बात आप गॉडफ्रेड डेवी की बात कर सकते हो। उसके बाद में हम बात करें दोस्तों कि जो आगे के संस्करण थे, यानी कि 16 से लेकर दोस्तों 19 तक कौन था, तो 19 तक कौन था दोस्तों, तो वो बेंजामिन एस्टा क्लस्टर, इसमें दिया भी गया है। तो इसने 4 बार किया था दोस्तों। और इसके बाद में 20वें का कौन था, जेपी कैमरोनी। 21, 22, 23 के कौन थे दोस्तों, जो जीएस मिशेल या मिशेल नाम के व्यक्ति के द्वारा थे। और इसके साथ साथ आपको ओसीएलसी को याद रखना कि ओसीएलसी ने कॉपीराइट कब ले लिए थे, यानी कि 1988 में कॉपीराइट आ गए थे। उसने मुद्रित संस्करण ओसीएलसी ने ऑनलाइन किया था और जीएस मिशेल या मिशेल नाम के व्यक्ति के द्वारा मुद्रित किए गए थे। और दोस्तों आपको कोई कन्फ्यूज हो तो ज़रूर कमेंट करें। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार है कि लाइब्रेरी वारंट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो लाइब्रेरी वारंट शब्द का प्रयोग दोस्तों 4 ऑप्शन देंगे, मेलविन डेवी, डॉक्टर एस आरंगनाथन, विद्यमान हुल्मे और ऋषि रिचर्डसन। तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो ये विद्यमान हुल्मे के द्वारा लाइब्रेरी वारंट शब्द का प्रयोग किया गया था। विशिष्ट सॉल्यूशन में बात कर लेते हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। लाइब्रेरी वारंट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ब्रिटेन, तो ये आपको ब्रिटेन में यानी दोस्तों पहले एग्जाम में पूछा गया है कि साहित्य मांग से संबंधित, तो इसको ब्रिटेन आपको करना है आंसर करेक्ट। तो पुस्तकालय में अध्यक्ष के विद्यमान हुल्मे के, जहाँ पे दोस्तों ये लिटरेटिव वारंट शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, उस समय ब्रिटेन में पुस्तकालय अध्यक्ष थे विद्यमान हुल्मे। विद्यमान हुल्मे के द्वारा 1911 में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था लिटरेटिव वारंट का। और इसका शाब्दिक अर्थ, ये दोस्तों एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, क्योंकि मैं दोस्तों जो आपके सुबह सुबह जो टेस्ट सीरीज डाली जाती हैं, यानी कि आज तक हमने 24 टोटल टेस्ट सीरीज डाल चुके हैं ओल्ड पेपर की। उनमें दोस्तों ओल्ड पेपर सोल्व करने के साथ साथ क्या होता है कि आपके जो दोस्तों पहले के क्वेश्चन है उनकी ज़्यादा पकड़ हो जाती है कि किस प्रकार का क्वेश्चन पहले पूछा गया है। तो ये शाब्दिक अर्थ पूछा गया है कि एक विषय पर प्रकाशित पाठ्य सामग्री की संख्या या सूची से क्या दोस्तों लिटरेटिव वारंट का अर्थ है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। और इस प्रकार की वीडियो हम यानी कि कंटिन्यू डेली अपलोड करते हैं दोस्तों। कल किसी वजह से नहीं कर पाए थे, इनकी घरेलू कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन दोस्तों अब आगे यानी कि कंटिन्यू रहेंगे। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम पुस्तकालय लाइब्रेरियन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों पुस्तकों का तो हमें अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। स्पाइन किसे कहते हैं, तो दोस्तों स्पाइन किसे कहते हैं, ये एक पुस्तकालय में RMSSB बोर्ड के द्वारा एक अच्छा सा टॉपिक दे रखा है दोस्तों कि प्रायोगिक के चरण। तो प्रायोगिक के जो चरण होते हैं उसमें दोस्तों स्पाइन दे रखा है। तो स्पाइन किसे कहते हैं दोस्तों, आवरण को, जैकेट को, कवर को या पुस्तक की रीढ़ को। अब दोस्तों आपने नाम ही पहली बार सुना होगा कि स्पाइन क्या है। तो स्पाइन दोस्तों जो पुस्तक की रीढ़ होती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, स्पाइन कहते हैं। अब हम दोस्तों आपको क्लियर करेंगे, ये एक प्रकार की दोस्तों पुस्तक है। तो ये पुस्तक है दोस्तों इस प्रकार, इस यहाँ पे क्या होते हैं दोस्तों, एक पुस्तक की रीढ़ लगी होती है जिसे हम कहते हैं बाइंडिंग, जिसे हम क्या कहते हैं बाइंडिंग। इस प्रकार गोल गोल कलर की दोस्तों लगी होती है, जो कि दोस्तों पुस्तक को जोड़ने का, या दोस्तों जो एक मोटी जो गोंद गोंद से हम चिपकाते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों, पुस्तक की रीढ़। ये दोस्तों आवरण और जैकेट एक ही चीज़ है। ये दोस्तों पुस्तक का क्या है, आवरण, क्या दोस्तों आवरण है। और दोस्तों जो आवरण और कवर होता है दोस्तों, यानी कि जो कवर है वो दोस्तों जो एक देखो आप कई की पुस्तक आती है, जैसे लक्ष्य की पुस्तक आती है या और प्रकार की, जो इसमें दोस्तों क्या होता है कि एक आवरण ऊपर के एक आवरण चढ़ा दिया गया होता है कि आप इस आवरण की तरह से जान सकते हैं कि ये हमारी पुस्तक है। तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, आवरण। और दोस्तों पुस्तक यानी कि 2 प्रकार के जो प्रायोगिक चरण होते हैं, एक तो होते हैं आंतरिक, क्या होते हैं दोस्तों, एक तो होते हैं आंतरिक चरण और एक होते हैं कि बाह्य चरण। तो हमने किस चरण की बात की है आपको पता चल गया होगा, हमने बाह्य की बात की है। बाह्य की सारी बात कर लिए, आवरण, जैकेट, कवर और पुस्तक की रीढ़ को स्पाइन कहते हैं। तो अब हम दोस्तों जो आंतरिक होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें टाइटल होता है,
टाइटल होता है, अतिरेक पृष्ठ होता है, प्राक कथन। प्राक कथन यानी कि आप पुस्तकों में देखते हो ना कि ये मेरे माता पिता को समर्पित पुस्तक है, वो क्या होता है दोस्तों, प्राक कथन होता है। या दोस्तों अतिरेक शीर्षक लिखा जाता है, यानी कि किसी प्रकार की पुस्तक में जैसे कि दो ये लेखकों ने मिलकर प्रकाशित किया तो उसमें अतिरेक शीर्षक लिखा जाएगा कि इस शीर्षक के तहत है। तो इस प्रकार की जो जानकारी होती है वो आंतरिक में होती हैं और दोस्तों ये बाहरी में आपको बता दिया गया है। इसमें थोड़ा आप देख लेते हैं तो पुस्तक की रीढ़ को ही दोस्तों स्पाइन कहा जाता है, स्पाइन कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये पुस्तक के दोनों हिस्सों को, ये खासकर बात याद रखनी है, जो पुस्तक के एक जैसे कि हम जान सकते हैं कि दो हिस्से होते हैं, इनको बाइंडिंग के साथ जोड़ने का कार्य कौन करता है दोस्तों, पुस्तक की रीढ़ करती है, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना है। नोटबुक में ऐड कर लिया करो दोस्तों साथ साथ, क्योंकि बाद में याद नहीं रहेंगे। पुस्तक की इस भाग पर पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, तो दोस्तों हम बहुत सारी पुस्तकें आती हैं इस प्रकार की, तो यहाँ पे देख सकते हो कि आप एक लिखा होता है कि ये पुस्तक का 20वां संस्करण है, यहाँ पे लेखक का नाम भी दे दिया जाता है, यहाँ पे लिखा जाता है कि ये भूगोल की पुस्तक है, इतिहास की पुस्तक है, मैथ की पुस्तक है, केमिस्ट्री की पुस्तक है, इस प्रकार लिखा रहता है। तो दोस्तों इस स्पाइन की जो रीढ़ होती है पीछे वाली दोस्तों, आप एक बार पुस्तक पे प्रैक्टिकल करके देखना दोस्तों, आपको ये किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यदि आ जाए एग्जाम में तो आपका गलत नहीं होगा। ओके दोस्तों, मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपके प्रायोगिक चरण को समझाने की बात की है, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट कर दें। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय सूची में उपलब्ध विभिन्न पाठ्य सामग्री की संक्षिप्त अनुक्रमणिका, यह परिभाषा किसकी है। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, सूची की परिभाषा है, किसके दोस्तों, सूची की। तो दोस्तों चार ऑप्शन देखिए, चार्ल्स एमी कटर, एस.जी. एकर्स, डॉक्टर एस. आर. रंगनाथन, डब्ल्यू.सी. वेरविक शेर्स। डब्ल्यू.सी. वेरविक शेर्स को छोड़कर तीनों ने सूची की परिभाषा दी है। क्या दिया दोस्तों, सूची की परिभाषा दी है। और आपको क्या कि दो पार्ट दिए गए सेकंड यूनिट में, पहला पार्ट है सूचीकरण और दूसरा पार्ट है वर्गीकरण। तो एक परिभाषा पूछने की यानी कि पूर्णतः संभावना रहेगी कि वर्गीकरण की परिभाषा पूछ लेगा या सूचीकरण की, क्योंकि दो पार्टों में बंटी हुई यूनिट है, 20 क्वेश्चन आने हैं, तो 20 क्वेश्चन बहुत होते हैं, इसलिए एक या दो परिभाषा पूछने की पूर्ण संभावना रहेगी सेकेंड यूनिट से। तो उसका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर पहले तो बात कर लेते हैं कि एस.जी. एकर्स नाम के व्यक्ति के द्वारा दी गई कि संक्षिप्त अनुक्रमणिका, एक पुस्तकालय में जो पाठ्य सामग्री है, पुस्तकालय संग्रह में जो पुस्तकों की संक्षिप्त अनुक्रमणिका है, उसे किस नाम से, यानी कि उसे क्या कहते हैं, सूची कहते हैं। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं डॉक्टर एस. आर. रंगनाथन। डॉक्टर एस. आर. रंगनाथन का तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है पुस्तकालय में। तो डॉक्टर एस. आर. रंगनाथन ने कहा कि किसी पुस्तकालय यानी कि किसी पुस्तकालय या पुस्तकालय सूची या पुस्तकालय संग्रह में उपलब्ध पाठ्य सामग्री की सूची को सूची कहते हैं। किसी पुस्तकालय या पुस्तकालय संग्रह में उपलब्ध पाठ्य सामग्री की सूची को क्या कहते हैं, सूची कहते हैं। दोस्तों मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं और दोस्तों आपको नोटबुक में ऐड कर सकते हो। और इसके बाद चार्ल्स एमी कटर है, ये तो देखो इसकी भी एक परिभाषा जो इंपॉर्टेंट है, पहले एग्जाम में पूछी गई है कि किसी भी एक पुस्तकालय या पुस्तकालय संग्रह में पुस्तकों की यानी कि दोस्तों क्या है, अनुसूची, यानी कि दोस्तों जो पुस्तकों की योजना अनुसार व्यवस्थित करना, योजना अनुसार क्या करना दोस्तों, पुस्तकों को व्यवस्थित करना, यानी कि किसी भी पुस्तकालय में पुस्तकों को योजना अनुसार व्यवस्थित करना, जो पाठकों के लिए उपयोगी हो, योजना अनुसार व्यवस्थित करेंगे तो वो पाठकों के लिए उपयोगी होंगी, या योजना अनुसार सूची बनाना क्या हो जाएगा दोस्तों, सी.यू. कटर के द्वारा। तो दोस्तों योजना नाम जरूर आएगा उसमें, और योजना को आपको ध्यान रखना है कि योजना अनुसार सूची बनाना क्या हो जाएगा दोस्तों, सूची कहलाता है। और डब्ल्यू.सी. वेरविक शेर्स भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यू.सी. वेरविक शेर्स ने दोस्तों वर्गीकरण की परिभाषा दी है कि पुस्तकों को यानी कि पुस्तकों को उनकी फलकों के आधार पर व्यवस्थित करना तथा पाठकों के लिए उपयोगी बनाना, तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वर्गीकरण कहलाता है। तो दोस्तों किसी प्रकार का आपको नाम आ गया है तो उसका पता होना चाहिए कि डब्ल्यू.सी. वेरविक शेर्स कहाँ पे यूज हुआ था। चार्ल्स एमी कटर दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग 1876 में एक पुस्तक लिखी थी जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स एमी कटर ने 1891 में एक पद्धति भी बनाई थी, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, जिसको हिंदी में विस्तारशील वर्गीकरण पद्धति के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार आप दोस्तों जोड़ जोड़ के याद कर सकते हो, और इस प्रकार यदि आपको याद होने लग गए तो आपको लाइब्रेरी में सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस प्रकार है दोस्तों, आज का थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया है तो हम थोड़ी जल्दी बात करेंगे। एशियार 2 का द्वितीय संस्करण कब प्रकाशित हुआ। अब दोस्त क्या करेंगे कि एशियार 2 तो सीधा करेंगे 1978, क्योंकि एशियार 2 1978 में प्रकाशित हुआ था। आगे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ो कि एशियार 2 का द्वितीय संस्करण पूछ रखा है यहाँ पे, फर्स्ट एडिशन नहीं। तो द्वितीय संस्करण कब प्रकाशित हुआ था, तो 1988 में। कब प्रकाशित हुआ था, 1988 में। दोस्तों ये जो छोटी छोटी गलतियां मैंने आज 3 क्वेश्चन में आपको डाउट क्लियर कराए हैं अच्छी तरीके से, क्यों वैसे तो दोस्तों सारे क्वेश्चन में आपके डाउट क्लियर करने हैं, लेकिन जो
आपको सीधा क्वेश्चन कर देते हो देखते ही। वो डाउट आपके पे यदि अब पहले वीडियो में क्लियर हो जाएंगे तो एग्जाम में आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा दोस्तों। तो कब हुआ था द्वितीय संस्करण प्रकाशित? तो 1988 में, 1988 में हुआ था द्वितीय, और तृतीय भी हुआ था दोस्तों, जो कब हुआ था 1998 में। यह आपको खासकर याद रखना है। अब दोस्तों ये बहुत एक एशियार बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम बोर्ड पे लेके आएंगे, थोड़ा यानी कि समझाने की कोशिश जरूर करेंगे आपको। तो इसका विशेष सॉल्यूशन देख सकते हैं कि एंग्लो अमेरिकन कैटालॉग कोड रूल्स 2 का एशियार फर्स्ट, जो एशियार फर्स्ट 1967 में प्रकाशित हुआ था, 1967 में प्रकाशित हुआ था, उस पर कुछ संशोधन करके या कुछ निर्माण करके प्रकाशित किया गया था। और इसका प्रकाशन एल ए और CLA यानी कि कनाडियन लाइब्रेरी ने दोस्तों, आपको याद रखना है, के द्वारा संयुक्त समिति का गठन किया गया और जिसके आधार पर 1978 में प्रकाशित किया गया था। कब प्रकाशित किया दोस्तों? एशियार 2 को 1978 में। थोड़ी विशेष सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं तो वो इस प्रकार दोस्तों कि AAC क्या दोस्तों? AAC 1908 में। कब दोस्तों? 1908 में। AACR कब दोस्तों? 1949 में। कब दोस्तों? 1949 में। AACR 2 नहीं, AACR फर्स्ट कब दोस्तों? 1967 में। और दोस्तों बात करें AACR 2 तो 1978 में दोस्तों। कब? 1978 में। इस प्रकार दोस्तों ये इनके संस्करण प्रकाशित हुए थे। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं दोस्तों, जो हमने कल परसों रमाकांत सर ने वीडियो में बताई थी कि 1962 में और 1978 में AACR के नए संपादक कर दिए गए थे। तो कौन कौन थे दोस्तों? आपको पता भी होगा कि सिक्के सुमलेर स्पेडिंग को दोस्तों 1962 में नया संपादक बनाया गया था। और दोस्तों पॉल डब्ल्यू विनकलर और एक दोस्तों और व्यक्ति का नाम था जिनको आप कमेंट में बताना है कि किन किन को नया संपादक बनाया गया था दोस्तों। और जो एक इंपॉर्टेंट बात है जो एग्जाम में 29 दिसंबर में पूछी गई थी कि AACR यानी कि दोस्तों जो AACR फर्स्ट 1967 में प्रकाशित हुआ था, ये दोस्तों पेरिस सम्मेलन 1961 पर आधारित है। क्या दोस्तों? पेरिस में एक सम्मेलन हुआ था 1961 में जिसमें सूचीकरण के सिद्धांतों का अपनाया गया था, 12 सिद्धांतों को। दोस्तों बहुत सारी बातें हैं जिनको हम वीडियो में नहीं बता सकते एक साथ, लेकिन आपको धीरे धीरे हर वीडियो में थोड़ी थोड़ी बताने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि डिलीवरी ऑफ बुक टेक्ट 1954 में प्रथम बार संशोधन कब कर दिया गया था? ये दोस्तों आपको पता है कि 1954 में हुआ था, जिसके तहत 4 डेपोसिटरी पुस्तकालय हैं। कौन कौन से? कोनोमेरा पब्लिक लाइब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी, राष्ट्रीय पुस्तकालय और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। दोस्तों इतना स्पीड से आपको बताने की कोशिश करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर कुछ गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि दोस्तों जल्दी जल्दी बताने में कुछ गलत भी निकल जाता है और वीडियो में उसको काट तो नहीं सकते। ऑफलाइन क्लासेज में बता देते हैं कि ऐसे नहीं होगा ऐसे होगा, लेकिन वीडियो में उसको नहीं हटा सकते। तो आप दोस्तों ऐसी कुछ गलतियां हो तो दोस्तों माफ़ करने की कोशिश करें। तो उसमें क्या हो, डिलीवरी ऑफ बुक टेक्ट 1954 में प्रथम बार संशोधन कब कर दिया गया था? तो कब कर दिया गया? 1956 में। कब कर दिया गया था? 1956 में पहली बार संशोधन कर दिया गया था। और इसके बाद दोस्तों बात करें कि डिलीवरी ऑफ बुक टेक्ट के तहत भारत में प्रकाशित किसी भी पाठक की 4 प्रतियां, 4 डेपोसिटरी, तो मैंने 4 डेपोसिटरी पुस्तकालय के आपको नाम बता दिए गए हैं। आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि जस्ट आपको जल्दी जल्दी याद आए कि एशियाटिक सोसाइटी 1804, कोनोमेरा पब्लिक लाइब्रेरी 1890, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय 1948 और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी कब है दोस्तों? 1951 यानी कि 27 अक्टूबर 1951 में यूनेस्को ने स्थापना की थी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को। अब इनको डेपोसिटरी पुस्तकालय का दर्जा कब दिया गया था? तो दोस्तों 1955 में दिया गया था, 3 को दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को छोड़कर। राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोनोमेरा पब्लिक लाइब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी 3 को 1955 में दिया गया था। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी यानी कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को कब दिया गया था? तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को 1982 में डेपोसिटरी पुस्तकालय का दर्जा दिया गया था। और दोस्तों इसका वीडियो हमने यूट्यूब पे अपने बहुत अच्छी तरीके से डाल रखा है कि कौन से पुस्तकालय को कब दिया गया था, कब कौन से पुस्तकालय का नाम चेंज हुआ है। जैसे कि लिटरेटी, जो लाइब्रेरी लिटरेटी है वो दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी का पुराना नाम है और एग्जाम में पूछा गया है 2 बार। तो इसको ऐसी बातें हैं जो हमने वीडियो में पहले डाल रखी हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं और उसका नोट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है कि 4 डेपोसिटरी पुस्तकालय भेजने का प्रावधान है। और दोस्तों प्रावधान के साथ साथ क्या दिया गया? प्रावधान है। और इस अधिनियम में 1956 में संशोधित किया गया था। और इसके साथ साथ दोस्तों पुस्तक हैं, क्या दोस्तों पहले पुस्तक ही थी और उसके बाद पत्र पत्रिकाओं और समाचार पत्रों को भी जोड़ दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। मैं सारी बातें इंपॉर्टेंट ऐड करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन दोस्तों बहुत सारी कठिनाइयों के कारण वीडियो बड़ा हो जाता है, इसके कारण नहीं डाल पाते हैं। इसके बाद में अगला है कि रिसर्च मोनोग्राफ सूचना का कौन सा स्रोत है? एग्जाम में पहले पूछा गया है, KVS 2018 में ऐसा क्वेश्चन। तो रिसर्च मोनोग्राफ सूचना का दोस्तों क्या है? प्राथमिक स्रोत है। प्राथमिक स्रोत दोस्तों बहुत सारे होते हैं, जैसे कि
पत्र पत्रिकाएं, सम्मेलन कार्रवाई, शोध पत्र, शोध प्रबंध, शोध प्रतिवेदन, इसके बाद जैसे पेटेंट, एक्सवय, पांडुलिपियां, बहुत सारे हैं दोस्तों कार्यवाही, सम्मेलन कार्यवाही। तो दोस्तों इस प्रकार यानी कि एक साथ आपको बोर्ड पे करा दिए जाएंगे ताकि आपको हर डाउट क्लियर हो जाए दोस्तों, जल्द से जल्द बोर्ड पे, या दोस्तों आपको लाइव क्लासेस लेके आएंगे आपके लिए। तो दोस्तों आज का यानी सेशन का अपना जो कंप्लीट है दोस्तों हो गया, यानी कि सूचना स्रोतों को हिंसन के द्वारा प्राथमिक और द्वितीय तथा डेनिस ग्रोगन के द्वारा प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय भागों में बांटा गया है और इनको दोस्तों हम बोर्ड पे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करना जरूर, यानी कि लाइक जरूर करें दोस्तों। बहुत सारे दोस्त देखो वीडियो देखते हैं भी हैं, लाइक नहीं करते। तो यदि दोस्तों आपको किसी प्रकार की क्यूरी हो तो आप कमेंट जरूर कर दें ताकि हमें पता चल जाए कि इस प्रकार हमारी कमियां हैं। और दोस्तों एक पीडीएफ को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इसलिए दोस्तों आप लाइक ज़रूर करें और शेयर करें ताकि बहुत सारे स्टूडेंटों का इसका क्या मिल सके, फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।